देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ लिया था। मैंने आपको वहां पे बताया था कि एक्सक्रीशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा था और उसके पार्ट्स को पढ़ा था कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। अब ये दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा और इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं। बेटा बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन को होने के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला स्टेप यहां पे होगा जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे और तीसरे स्टेप को ट्यूबुलर सिक्रीशन कह दिया जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे इन तीनों स्टेप में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो यहां पे मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद सबसे पहला पार्ट है इसमें जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को करवाने के लिए बेटा 2 मेन पार्ट है। एक तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो बेसिकली जो एफरेंट आर्टरियोल आ रहा था वो आगे चल के डिवाइड हुआ छोटी छोटी कैपिलरीज में और उसको सराउंड करने वाला दूसरा हिस्सा जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए। तो बेसिकली जो फिल्ट्रेट इन ब्लड वेसल से या ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा उसको वहां पे 3 लेयर्स को क्रॉस करके आना पड़ेगा और वो तीनों लेयर होती हैं, सबसे पहली एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिनके थ्रू होते हुए जो फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल में पहुंचेगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपको याद हो तो बेटा कुछ इस तरीके से ये तो रहा हमारा बोमन्स कैप्सूल और इस बोमन कैप्सूल के अंदर ये रही हमारी ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, जिसमें ये जो आर्टरियोल आ रहा है जिसका ब्रॉड ल्यूमन है इसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल और जो जा रहा है यहां से जो ब्लड को कैरी अवे करके लेके जाएगा वो होता है इफरेंट आर्टरियोल। तो बेटा सबसे पहली लेयर जो होगी वो इस ग्लोमेरुलस की होगी जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। दूसरी लेयर इस बोमन कैप्सूल की होगी जिसे हम एपिथीलियम कहते हैं और तीसरी लेयर इन दोनों लेयर्स के बीच में होती है बेटा जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, अब इन तीनों लेयर को क्रॉस करके फिल्ट्रेट यहां पे पहुंचेगा, बोमन कैप्सूल में पहुंचेगा और इसको फिल्टर करने में ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा अमाउंट में ब्लड यहां से आएगा और कम अमाउंट में अगर ब्लड यहां से जाएगा तो ज्यादा ब्लड इस वाले रीजन में रह जाएगा, जिसकी वजह से इस रीजन में
हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और वो हाई ब्लड प्रेशर फोर्स करेगा इस ब्लड को कि भाई तुम फिल्टर हो जाओ, और वो ब्लड हाई प्रेशर की वजह से फिल्टर होके इस तरफ आएगा और क्रॉस करने के लिए 3 लेयर होंगी, जिसमें सबसे पहली लेयर होगी एंडोथीलियम जो खुद ग्लोमेरुलस की होगी या ग्लोमेरुलर कैपिलरी की होगी। दूसरी लेयर यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और तीसरी लेयर एपिथीलियम होगी जो कि बोमन कैप्सूल की होती है। तो अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये एपिथीलियम है बोमन्स कैप्सूल की, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो दोनों लेयर के बीच में होता है, और एक है एंडोथीलियम जो कि ग्लोमेरुलस का पार्ट है। अब बात का एक ध्यान रखना है आपको कि बेटा जो बोमन्स कैप्सूल में एपिथीलियम लगी होती हैं उन एपिथीलियल सेल को हम लोग पोडोसाइट भी कहते हैं, और वो पोडोसाइट बेसिकली इंट्रिकेट मैनर में लगी होती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस रह जाते हैं और उन्हीं स्पेसेस को हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो यहां पे स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। कौन कौन सी है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। ठीक है, ये तीनों ही लेयर मैंने आपको बताई अभी। अब बेसिकली क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। जो बोमेन्स कैप्सूल है उस बोमन कैप्सूल के अंदर, जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो एपिथेलियल सेल हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं और इन अरेंज सेल को हम पोडोसाइट भी कह देते हैं। यही एपिथेलियल सेल हैं जिन्हें क्या कहा जाएगा, जिन्हें पोडोसाइट कहा जाएगा। ठीक है, और इन पोडोसाइट्स के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है और इसी स्पेस को हम स्लिट पोर कहते हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, और इन्हीं फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल के अंदर पहुंचेगा ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके। तो यहां पे स्टेटमेंट पढ़िए कि एपिथेलियल सेल पोडोसाइट जो बोमन कैप्सूल के अंदर थी वो अरेंज होती है किस मैनर में? इन अ इंट्रिकेट मैनर लिविंग सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। बेटा ये स्लिट पोर्स बनाती है। अब बेसिकली ये तो बात हो गई स्लिट पोर की। अब अगली बात ये समझिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड की कौन सी चीज फिल्टर होगी? तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का सब कुछ फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, वो प्लाज्मा में से फिल्टर नहीं होता। बाकी प्लाज्मा में जो भी डिसॉल्व्ड चीजें हैं, आइदर इट इज ग्लूकोज, किसी तरीके का भी आयन हो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, कोई भी आयन हो वो भी फिल्टर हो जाएगा। अमीनो एसिड्स फिल्टर हो जाएंगे, वाटर फिल्टर हो जाएगा, बस प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगी। और ये सारी चीजें फिल्टर होके कहां पे आएंगी? बोमन कैप्सूल में। और बेटा आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब हमारा जो हार्ट 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप करता है दैट इज 5.5 लीटर, उसका 1/5 पार्ट लगभग 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml ब्लड हमेशा हमारी किडनी में फिल्टर हो रहा होता है।
और हमारी जो सारी नेफ्रॉन्स हैं वो सब 1 मिनट में 1100 to 1200 ml प्लाज्मा को या ब्लड को फिल्टर कर देती हैं हर मिनट में। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के ल्यूमन में वो पहुंच जाएंगी फिल्टर होके। और लिखा हुआ है अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। इट constitutes 1/5 ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle of heart in minute। मतलब हमारा जो हार्ट है जितना 1 मिनट में ब्लड पंप कर रहा है उसे कार्डियक आउटपुट ही कहते हैं, उसका 1/5 पार्ट हमेशा हमारी किडनी में फिल्टर हो रहा होता है। ठीक है बेटा, और हमारी किडनी हर मिनट लगभग 125 ml फिल्ट्रेट तैयार कर देती हैं। और किडनी प्रोड्यूसेस अराउंड 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट, और उसी चीज को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का हिसाब देखें तो हमारी बॉडी पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार करती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट formed per minute is called glomerular filtration rate, that is 125 ml per minute and 180 liters per day। और इन्होंने पर डे का कैलकुलेशन कैसे किया है, 125 into 60 into 24 आवर्स अ डे, 1 आवर है, 1 आवर में आपको 60 मिनट मिलेंगे और हर मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है। और अगर आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये 180 लीटर आएगा। तो इतनी लार्ज अमाउंट में फिल्ट्रेट हमारी किडनीज प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इसका 99% फिल्ट्रेट जो यहाँ पे बना उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और केवल 1.5 लीटर हमारा यूरिन फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगली बात यह है कि ये तो हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब उसमें से रीअब्जॉर्प्शन भी तो करना है। अगर इस हिसाब से अगर 180 लीटर हम यूरिन बनाने लग जाएं और उसे सिक्रीट भी करने लग जाएं तो मेरे हिसाब से आदमी पूरा आधा दिन तो बाथरूम में रहेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में दूसरा मैकेनिज्म है जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तैयार किया गया डेली, लेकिन उसमें से 99% को रीअब्जॉर्ब कर दिया गया रीनल ट्यूब्यूल द्वारा। तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो रिलीज किया गया वो 1.5 लीटर था बेटा। अब इसमें इन्होंने बताया है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, उन सबको रीअब्जॉर्ब करने के लिए तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी खर्च करनी पड़े उसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन उसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर रही है। अब ये क्यों कर रही है तो इसका रीजन आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ी बहुत अमाउंट में यूरिया हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर रही है तो इसका रीजन आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में पता चल जाएगा कि यूरिया को क्यों रीअब्जॉर्ब करा जाता है। लेकिन एक बात को यह याद रखना है कि जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं था वो ऐसे ही बिना किसी एनर्जी को खर्च किए हमारी बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब पैसिव प्रोसेस है। तो यहां पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन देखो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे सोडियम आयन हो, क्या हुआ? रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड
पैसिवली। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए तो एनर्जी खर्च करी गई, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई एनर्जी खर्च, ये बात आपको याद रखनी है। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, पैसिव होता है। अब बात ये याद रखनी है आपको, ये डायग्राम भी साइड में जो आ रहा है इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा पार्ट किस चीज को रीएब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी होगी कि हमारी नेफ्रॉन का एक पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो लगभग 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन अकेले ही कर लेता है। लूप ऑफ हेनले में बहुत मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसमें भी दोनों आर्म में अलग अलग चक्कर है। एक आर्म जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, आयंस को नहीं करेगी, दूसरी वाली आर्म आयन को एब्जॉर्ब करेगी या उसके लिए परमेबल होगी लेकिन वाटर के लिए नहीं होगी। डीसीटी वाला पार्ट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करेगा, जरूरत है, जरूरत मतलब कैसे, जैसे आपने सुबह से पानी नहीं पिया, अब ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा अगर ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए डीसीटी बोलेगा हाँ भाई अब मैं काम करूंगा, तो मतलब वो कंडीशनली काम कर रहा है, हमेशा काम नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता, कंडीशनल काम करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लार्ज अमाउंट में वाटर आपका रीएब्जॉर्ब करेगा कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, और उसी की वजह से आपका यूरिन कंसंट्रेट होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे अगली बात हम यही कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट कितने % एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने बताया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कितना, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, जिसमें से 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को खुद रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब रीएब्जॉर्ब करना है तो इसके पास में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको रीएब्जॉर्ब करवाए, तो इसके पास में बेटा होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर सेल। क्या है इनके पास में, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, और ये बेसिकली क्या होती हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का एरिया यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो पीसीटी वाला पार्ट सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और लूप ऑफ हेनले का काम है हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में। मतलब जो मेडुला वाला पार्ट है, उस मेडुला वाले पार्ट का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा उसके अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। और ऐसा मेंटेन करने के लिए क्या करता है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखिए यहां पे ये क्या करेगा, इन एरोज को ध्यान से देखना। देखिए यहां पे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इससे आपको क्या क्या रीअब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है। तो जो एरो इससे बाहर निकल रहे हैं, जो एरो इससे बाहर निकल रहे हैं, उन सब एरो का मतलब है रीअब्जॉर्प्शन होना। और वो रीअब्जॉर्प्शन होके जाएगा कहां, वो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं बेटा, वासा रेक्टा। अगर याद हो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वासा रेक्टा जो इफरेंट आर्टरियोल वापस घूम के आ जाती है, उसी के अंदर ये वापस तो ब्लड कैपिलरीज से निकला था, ब्लड कैपिलरीज में ही रीअब्जॉर्ब हो गया। तो पीसीटी वाले पार्ट से, इस वाले हिस्से से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ। अब बोल रहे हैं कि जो हेनले लूप है वो बहुत मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा और हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। कैसे कर पाएगा हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ पहुंचा बेटा, ठीक है, और इसकी ये वाली जो आर्म है ये है डिसेंडिंग आर्म, और ये जो ऊपर वाली आर्म है ये है असेंडिंग आर्म, ये है असेंडिंग आर्म। तो जो डिसेंडिंग आर्म है इसमें से तो आपको देखिए वाटर निकलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहां से आयन नहीं निकल सकते। तो इसी बात को ऐसे बोल सकते हो कि जो डिसेंडिंग आर्म है लूप ऑफ हेनले की,
वो वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन आयन के लिए इम्परमिएबल है। तो आप सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले यहां पे फिल्ट्रेट था, जैसे यहां पे 1 लीटर पानी था, उस 1 लीटर पानी में सपोज 200 ग्राम आयंस थे, और अब मैंने उसमें से वाटर को बाहर निकाल दिया। सपोज करो ये पहले 1 लीटर था, अब मैंने इसमें से 300 ml वाटर को बाहर निकाल दिया। तो आप बताइए ये ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं समझ में आई होगी बात। मैं कह रहा हूँ एक तरफ 1 लीटर पानी है और दूसरी तरफ 700 ml वाटर है, इसमें भी 200 ग्राम आयंस हैं और इसमें भी 200 ग्राम या मिलीमोल, ठीक है, मिलीमोल आयंस है। तो आप एक बात बताइए मुझे, इसमें से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी किसके अंदर है और ज़्यादा डाइल्यूट कौन है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना। अगर मैं पूछूं ऑस्मोलैरिटी तो बोलोगे भाई इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो ऐसा ही बात यहाँ पे कही गई है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने की बात कही गई है ना, उसी को करवा रहा है ये। अगर सपोज करो यहाँ से जो वाटर आ रहा था उसमें आयंस थे बहुत ज़्यादा, पानी उसमें से एब्जॉर्ब हो गया, तो पानी तो कम हो गया, आयंस तो पानी के मुकाबले ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे आते आते इसमें जितना भी फिल्ट्रेट होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, उसकी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में, डिसेंडिंग वाले हिस्से में तो आपको वाटर के लिए परमिएबिलिटी मिलेगी, लेकिन आयंस के लिए परमिएबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो असेंडिंग आर्म है इसमें आयंस के लिए परमिएबिलिटी मिलेगी, लेकिन वाटर के लिए कोई भी परमिएबिलिटी नहीं होती। इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है, पर जरा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आयंस, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन होता है इसी तरीके से इनके लिए इनपरमिएबल है ये। तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। अभी बताया मैंने कैसे कंसंट्रेट होगा, पानी निकल जाएगा, आयन वहीं रह गए, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पानी के मुकाबले आयंस ज्यादा हो गए तो कंसंट्रेट हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब ऊपर जा रही है, ये मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगी, और बेटा यहां पे वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होगा, और यहां पे जाके फिर से वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये तो रही बात किसकी, लूप ऑफ हेनले की। तो हमने पीसीटी देख लिया जहां पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन था, अब हमने लूप ऑफ हेनले देखा जिसमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन है, लेकिन दोनों आर्म अपना अपना अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। और इस लूप ऑफ हेनले की जो ये ऊपर और ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्म जा रही है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप जो यूरिन रिलीज करते हैं वो शुरुआत के फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और उसी कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये ना होता तो आप काफी डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज करते और आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ता। अगर ये हिस्सा ना होता तो जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे डेजर्ट एनिमल होते हैं, उनके लूप ऑफ हेनले उतने ही बड़े होते हैं। जहां पे जितनी पानी की कमी होगी उन एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स की किडनी की फिजियोलॉजी भी ऐसी होगी कि उनके लूप ऑफ हेनले थोड़े अलग होते हैं या लॉन्गर होंगे कंपैरेटिवली हम लोगों से।
ठीक है बेटा, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को वो कंसंट्रेट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारी उनकी बॉडी में रिटेन हो पाए, और यूरिन जितना कंसंट्रेट रिलीज किया जाए उतना कंसंट्रेट रिलीज हो। ठीक है बेटा, तो ये तो रही बात इसकी। अब आता है बात किसकी? डिसेंडिंग लिम्ब की। और डिसेंडिंग लिम्ब में मैंने बताया आपको क्या? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपने पानी नहीं पिया, आपका वाटर इनटेक कम है, आप सफर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डीसीटी एक्ट करने लग जाएगा और ये क्या करेगा? पानी को और सोडियम आयन को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में रिटेन रखने में हेल्प करेगा। तो देखिए, डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम और वाटर का, और कलेक्टिंग डक्ट जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेटा, ये क्या करता है? ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है, ताकि आपका यूरिन कंसंट्रेट हो सके। और इसमें लिखा हुआ है क्या? देखिए, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। ये कहना क्या चाहते हैं? ये इस बात में ऐसा कहना चाहते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जैसे ये रही आपकी किडनी, किडनी ना बन के चांद बन गया ईद का, खैर यहां बनाते हैं, देखो यहां जगह है, ये रही किडनी, इस किडनी में ये रहा आपका कॉर्टेक्स, ये रहा मेडुला। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस तरीके से बोमन कैप्सूल लगा दीजिए, लूप ऑफ हेनले ऐसे गया, फिर वापस आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज कर गया। तो कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा जो पार्ट है वो तो कहाँ पे है? कॉर्टेक्स में, और दूसरा वाला हिस्सा कहाँ है? मेडुला के अंदर है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं? कॉर्टेक्स से इनर मेडुला तक अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाती हैं और क्या करती हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं बहुत सारी अमाउंट के वाटर को, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। और उसके अलावा बेटा ये थोड़ी सी अमाउंट में यूरिया को भी पैसेज कर देती हैं। यहाँ से देखिए यूरिया भी निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यूरिया को पैसेज करते हैं, जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है और इसका रोल काउंटर करंट मैकेनिज्म में होगा। अगर ये जो सारा रोल है यहाँ पे, ये चक्कर यूरिया वाला, ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब आपको मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म बताऊंगा। तो ये तो रही बात इसकी। अब ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है। तो जो प्रोसेस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हुआ, मतलब कहने का है कि ब्लड वेसल वासा रेक्टा के अंदर फिल्ट्रेट को क्या कर लिया गया, उससे जो भी एसेंशियल चीजें थी उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। अब उसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस हमारा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब जो वासा रेक्टा है उससे जो भी हमारे लिए नॉन एसेंशियल कंपाउंड हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन, जैसे कि पिगमेंट, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है उन्हें एलिमिनेट किया जाए, उसे हटाया जाए, तो उसे हटाने के प्रोसेस को ही सिक्रीशन कहते हैं। और सिक्रीशन करवाने में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो पीसीटी करती है। पीसीटी वाले पार्ट से सबसे ज्यादा चीजों का सिक्रीशन होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम सिक्रीशन प्रोटॉन का कहां से हुआ, तो आपको याद रखना होगा पीसीटी वाला रीजन सबसे ज्यादा सिक्रीशन करवाएगा बेटा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस कैसे? प्रोटॉन आयन से। अगर प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा। प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, और अगर इनका कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी बैलेंस को मेंटेन करना है, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को ज्यादा नहीं बढ़ने देना, नहीं तो एसिडिक हो जाएगा कंडीशन, वहां पे पीएच कम हो जाएगा।
तो एसिड बेस बैलेंस को, पीएच बैलेंस को मेंटेन करना है और उसमें से क्या क्या चीजों को सिक्रीट करना है। जैसे देखो एसिड बेस बैलेंस में सबसे मेन चीज है प्रोटॉन, H+ आयंस, पोटेशियम, अमोनिया, और इनको फिल्ट्रेट के अंदर क्या कर देना है, सिक्रीट कर देना है। और उसके अलावा बाइकार्बोनेट को भी वहां से निकाल देना है। और बेटा और यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बेसिकली कैसे मेंटेन करती हैं पीएच को और आयनिक बैलेंस को, वो भी प्रोटॉन को और मतलब हाइड्रोजन आयन को और पोटेशियम आयन को वहां से सिक्रीट कर देती हैं बेटा। इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है प्रोसेस हो जाता है। तो आपको एक दो डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ना है। जैसे पहला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, ये आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखिए ये आपकी किताब जैसा ही है डायग्राम। यहाँ पे अगर आप देख पाएं तो ये बोमन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है। तो अगर आप देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा ये जो एरो बाहर जा रहे हैं, ये जो एरो ऐसे जा रहे हैं बाहर की तरफ, इसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन होना, इसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन होना। और जो एरो बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसके जो भी एरो बाहर से अंदर जा रहे हैं, देखो ये जा रहा है बाहर की तरफ तो रीएब्जॉर्प्शन, ये क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटे। और जो भी अंदर की तरफ जा रहा हो मतलब ये है सिक्रीशन, जो अंदर की तरफ एरो जाएगा उसका मतलब है सिक्रीशन, ये सिक्रीट कर दिया गया है। अब सिक्रीट कैसे किया जाता है, तो बेटा इनको चारों तरफ से सराउंड करने के लिए ऐसे वासा रेक्टा सी होती है ना, ऐसे वासा रेक्टा होती है, ऐसे वासा रेक्टा होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे वासा रेक्टा है। तो जो भी चीज़ रीएब्जॉर्ब करी जाएगी वो भी इन्हीं के अंदर है, जो रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से वो भी इन्हीं के अंदर होगा। जैसे पीसीटी से जो भी रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो इनके अंदर होगा। और अगर सिक्रीशन होना होगा तो यहाँ से यहाँ होगा, ब्लड वेसल से रीनल टिब्यूल के अंदर सिक्रीशन होगा बेटा। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल से सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद वहां से देखिए प्रोटॉन का और अमोनिया का सिक्रीशन कर दिया गया, कहाँ पे, ट्यूब्यूल के अंदर। मेडुला वाले इसमें लूप ऑफ हेनले वाले पार्ट में सिक्रीशन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। मेन सिक्रीशन करवाने में पीसीटी और डीसीटी दोनों का रोल है। ज़्यादा प्रोटॉन का अगर सिक्रीशन करवाएगा तो वो हमारी पीसीटी वाला पार्ट है, और ऐसा नहीं है कि अकेले पीसीटी करेगी, कुछ प्रोटॉन को ये भी सिक्रीट करती है, डीसीटी वाला पार्ट भी सिक्रीट करेगा। और बेटा दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इन दोनों की वजह से ही जो है पीएच का बैलेंस हो पाता है, एसिड बेस बैलेंस बन पाएगा। और अगर आप देख पाए कलेक्टिंग डक्ट में भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, थोड़ी बहुत अमाउंट में यूरिया को रिटेन किया जा रहा है, जो काउंटर करंट बनाएगा, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमारा रोल प्ले करेगा। और यहाँ पे NaCl, सोडियम और पोटेशियम आयंस को क्या किया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन होगा, और यूरिन फॉर्मेशन होके हमारा 1.5 लीटर कंसंट्रेटेड यूरिन इन तीनों प्रोसेस से तैयार हो जाएगा।